हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस मैराथन क्लास में आईएमआरई सब्जेक्ट का जितना भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसका सल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस मैराथन क्लास को सबको शेयर कर दीजिए जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ताकि सभी लोग इस मैराथन क्लास से जुड़ सकें। और यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं वो आपके कंप्लीट सिलेबस से हैं, जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किया है और उसका आंसर आज के इस मैराथन क्लास में बताएंगे। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम आज के मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैराथन क्लास से आप लोग जुड़े रहिएगा, बहुत ही अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को, सभी क्वेश्चन को बताएंगे। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आईएमआरई का एग्ज़ाम जो है आपका बहुत ही अच्छे से जाएगा। नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, बस आप लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन करते रहिए और इस क्लास को भी देख लीजिए, आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें इस मैराथन क्लास में हम क्या आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक पहला वीडियो आ चुका है जिसमें हमने आपको आईएमआरई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं 2022 के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 26 तारीख को, उसके लिए हमने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा 40 क्वेश्चन बताया है। तो उसी 40 क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताएंगे। और आप ये समझ के चलिए कि जितना 40 क्वेश्चन हमने आपको बताया है वो 40 क्वेश्चन आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 2 तीनों चैप्टर से इंक्लूड है इसमें। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप और वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप पढ़े हैं तो आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है आपका कि भारतीय विद्युत नियम पर टिप्पणी कीजिए तथा किन्हीं 5 नियम को लिखिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारतीय विद्युत नियम होता क्या है, क्योंकि इस पर टिप्पणी करने को कहा है और ये 5 नियम को हमको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको भारतीय विद्युत नियम के बारे में बताते हैं कि भारतीय विद्युत नियम होता क्या है। ठीक है, भारतीय विद्युत नियम इसको बोलते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। तो ऐसे समझिए जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि मतलब कि सेफ्टी के लिए अलग रूल होता है, वहाँ पर किस प्रकार से काम करना होगा इसका अलग रूल होता है। तो इसी प्रकार से आप जो भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब जहाँ से जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, घरों में लाइट पहुँचाना है या फिर घरों में वायरिंग करना है, तो इन सभी से संबंधित एक रूल बनाया गया है। आप ऐसे समझिए जैसे भारत में क्या है, मतलब कि सब काम एक नियम से संविधान बनाया गया है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी में से संबंधित नियम बनाया गया है। और इन नियम को एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इस नियम को फॉलो करना चाहिए। अगर यह नियम फॉलो नहीं किया जाता है तो व्यक्ति को दंडित व प्रताड़ित करने का भी प्रावधान है, इस नियम में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो जो भी आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, मतलब कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पोल पर वायर को जोड़ रहे हो, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, तो इन नियम को ध्यान में रखकर विद्युत संबंधित कार्य को करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे कोई दुर्घटना नहीं होगा, क्योंकि इस नियम, ये जो नियम बना है ये इस प्रकार से बना है कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो आप अगर कभी भी इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को फॉलो कीजिए, कोई भी दुर्घटना नहीं होगा। ठीक है, तो इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए भी भारतीय विद्युत नियम को फॉलो करना चाहिए। अब इतना आपको टिप्पणी में लिख देना है कि भारतीय विद्युत नियम होता क्या है, समझा के अच्छे से लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन में था कि 5 नियम बताना है हमको, कि 5 नियम बताना है भारतीय विद्युत नियम का। तो ठीक है, तो पहला इसमें देख लेते हैं हम। फर्स्ट जो है 5 नियम, आपको जो भी अच्छे से याद हो वही आपको लिखना है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम 5 नियम को बताते हैं। तो देखिए सबसे सरल नियम है पहला, देखिए इसमें हम रूल नंबर 1 देखते हैं। तो इसे एग्जाम में आप लिखेंगे रूल नंबर 28। तो रूल नंबर 28 अगर आपका है तो रूल नंबर 28 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए रूल नंबर 28 क्या कहता है। रूल नंबर 28 जो है, ये नियम जो होता है ये वोल्टेज पर आधारित होता है। यह नियम जो होता है यह नियम वोल्टेज पर आधारित होता है। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है अगर लो वोल्टेज है, अगर क्या है, लो वोल्टेज है, तो उसका रेंज जो होना चाहिए 250 वोल्ट से कम होना चाहिए। 250 वोल्ट से कम होना चाहिए। लो वोल्टेज के लिए जो रेंज होना चाहिए वो 250 वोल्ट से कम होना चाहिए। अगर आपसे पूछे लो वोल्टेज का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे 250 वोल्टेज से कम जो वोल्टेज होता है उसको हम लो वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है आपका मीडियम वोल्टेज। तो मीडियम वोल्टेज जो होता है वो 250 से 650 वोल्ट तक का जो रेंज होता है उसको मीडियम वोल्टेज बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका हाई वोल्टेज। जो हाई वोल्टेज है उसको 650 से लेकर 33 केवी तक के
रेंज को क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ये होता है 33 केवी से अगर ऊपर है तो इसको 33 केवी से ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो रूल नंबर 28 यह कहता है, यह जो नियम होता है यह वोल्टेज से आधारित होता है। यह नियम यह बताता है कि किस रेंज का वोल्टेज किस में आएगा। अगर 250 वोल्ट से कम है तो इसको हम लो वोल्टेज बोलेंगे, 250 वोल्ट 650 वोल्ट के बीच में है तो इसको मीडियम वोल्टेज, और 650 से 33 केवी है तो इसको हाई वोल्टेज, और 33 केवी से अगर ऊपर है तो इसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 28 है। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट है रूल नंबर 33। तो ये रूल नंबर 33 भी बहुत इजी है। ये नियम क्या कहता है, ये नियम यह कहता है रूल नंबर 33, जैसे आपके पास अगर मीडियम हो गया, या फिर हाई, या फिर एक्स्ट्रा हाई, मीडियम हो गया, हाई हो गया, फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, तो इन सब का अर्थिंग किया जाना चाहिए, तो इन सब का अर्थिंग किया जाना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप कहीं से मीडियम वोल्टेज को ले जा रहे हैं या फिर हाई वोल्टेज या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो इन सब का अर्थिंग किया जाना चाहिए। ये रूल नंबर 33 कहता है। और जो आप अर्थिंग करेंगे उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी उपभोक्ता की। यानी कि अगर आप बिजली का यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो, अगर आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको बोला जाएगा उपभोक्ता, और जो अर्थिंग आप करवाएंगे वो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये रूल नंबर 33 है। इसके बाद देखिए रूल नंबर 34 लिखेंगे हम। अगर रूल नंबर 34 आपको याद है तो रूल नंबर 34 जो भी याद हो आपको वही लिखना है, ठीक है। तो जो यहाँ पर रूल हम बता रहे हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रूल नंबर 34 क्या कहता है, जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए आपका पोल है, ठीक है, ये आपका पोल है और यहाँ से 3 फेज सप्लाई गई है, ठीक है, 3 फेज सप्लाई गई, ये क्या है, घर वगैरह के आसपास है, जैसे घर हो गया या किसी भी व्यक्ति के पहुँच के स्थान में है। तो जो रूल नंबर 34 ये कहता है कि अगर जो यहाँ पर वायर गया, अगर ये वायर जो ऐसे गया है, अगर ये वायर खुला है, ठीक है, अगर ये वायर खुला मतलब इस पर इंसुलेशन नहीं है, तो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की पहुँच ना होती हो। अगर पहुँच होता भी है तो वहाँ पर एक स्विच लगा दें, क्या लगा दें, एक स्विच लगा दें, वहाँ पर एक स्विच लगा दें। ये स्विच क्या करेगा, जैसे कोई मान लीजिए खतरा अगर यहाँ पर होता है तो उस स्विच से क्या करें, पूरे सप्लाई को हम डेड कर सकें। ये रूल नंबर 34 कहता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रूल नंबर 34 ये कहता है, अगर किसी स्थान पर जो ट्रांसमिशन वायर डिस्ट्रीब्यूशन वायर गया है, अगर वहाँ पर किसी व्यक्ति की पहुँच होती है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाएगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए वहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, ताकि अगर कोई भी खतरा उत्पन्न हो तो स्विच को हम दबा कर, स्विच को यूज करके हम वहाँ पर सप्लाई जो है उसको डेड कर सकें। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 45। तो रूल नंबर 45 ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक से संबंधित कार्य हो, जैसे अगर इलेक्ट्रिक का इंस्टॉलेशन करना हो, फिटिंग करना हो, तो कोई भी कार्य हो, वो कार्य जो है एक ऑथोराइज्ड पर्सन द्वारा ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ट्रांसमिशन लाइन खराब है तो किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे सही किया जाएगा। वो जो कार्य होना चाहिए एक ऑथोराइज्ड पर्सन द्वारा, मतलब प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, यानी कि जिसे सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अधिकार प्राप्त हो, वही व्यक्ति ये सब कार्य करेगा। तो ये रूल नंबर 45 कहता है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 44, ठीक है, रूल नंबर 44। तो देखिए रूल नंबर 44 क्या कहता है, अगर आप कभी सब स्टेशन पर गए होंगे तो वहाँ पर जैसे सब स्टेशन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वहाँ पे ऑफिस होता है, सब स्टेशन मतलब कि जहाँ पर उपकरण वगैरह लगे होते हैं वहाँ नहीं, जहाँ ऑफिस होता है वहाँ उसका, तो वहाँ पर गए होंगे तो आप देखे होंगे वहाँ पर चार्ट लगा होता है। और उस चार्ट में जैसे अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो उससे कैसे बचा जाए, अगर इलेक्ट्रिक पर संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो किस प्रकार के दस्ताने यूज़ करके कार्य करेंगे। तो जो वहाँ पर रूल नंबर 44 यही कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है या स्विचिंग सब स्टेशन है तो वहाँ पर एक चार्ट लगा होना चाहिए। वो चार्ट इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, या फिर अगर इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, मतलब उपचार के लिए वहाँ पर एक चार्ट लगा होना चाहिए, ठीक है। ये रूल नंबर 44 कहता है। तो ये 5 रूल हो गए। आपको अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है कृत्रिम श्वसन लेने की किसी दो विधियों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग तो हर देखते हैं केसेस में इसका देखा जाता है आंसर कि कैसे उसे लिखेंगे आप सांस लोग। लेने में कठिनाई होती है। वह खुद सांस लेने का प्रयास भी नहीं करता है और वो सांस ले भी नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या जाता है, इसके लिए घायल व्यक्ति को आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन कराया जाता है। और
आपको पता है कृत्रिम श्वसन तब तक कराते हैं जब तक जो घायल व्यक्ति है, मतलब कि जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, जब तक वह जिंदा है तब तक उसको कृत्रिम श्वसन कराएंगे, या उसका हृदय गति जब तक चल रहा है तब तक कराएंगे, या फिर जब तक वह प्राकृतिक श्वसन मतलब अपने आप से सांस लेना प्रारंभ न कर दे या फिर चिकित्सक ना आ जाए तब तक हम आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन कराते रहते हैं। और आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन वही व्यक्ति करा सकता है जिसको इसकी जानकारी हो, मतलब इसके लिए हमको प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, अगर इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको जिसको विद्युत शॉक न लगा हो उसकी आवश्यकता होती है, और वो उसके बारे में इसको जानकारी होनी चाहिए। तब ये बी वाला व्यक्ति क्या करेगा, ए वाले व्यक्ति को आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मतलब कृत्रिम श्वसन कराएगा, और तब तक कराएगा जब तक वह व्यक्ति खुद से सांस लेना प्रारंभ न कर दे। और आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के लिए जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, और अगर उसको हमको आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मतलब कि कृत्रिम श्वसन कराना है तो इसके लिए हमको 2 या 3 व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो प्रशिक्षित हो, मतलब जिनको इसके बारे में जानकारी हो। और प्रत्येक 10 मिनट के बाद मतलब एक व्यक्ति 10 मिनट, फिर अगला व्यक्ति 10 मिनट, फिर अगला व्यक्ति 10 मिनट, इस प्रकार से 10-10 मिनट करके उसको हम कृत्रिम श्वसन कराते हैं, ताकि वह क्या हो, ताकि उसके जो श्वसन करने की प्रक्रिया है वो अपने आप मतलब प्राकृतिक रूप से होने लगे। तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर सांस लेने में कठिनाई होता है, इसलिए घायल व्यक्ति को आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन दिया जाता है, और इसी को बोला जाता है कृत्रिम श्वसन। तो देखिए कृत्रिम श्वसन की कई विधियां होती हैं, जैसे यहाँ पर मेन जो मेथड है उसको बता देंगे, बाकी उतने में ही आपका हो जाएगा। देखो सबसे पहला आपका होता है जैसे सिल्वेस्टर विधि, सेफर विधि, और आगे भी कई मेथड होते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिल्वेस्टर मेथड होता क्या है, इसमें किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन कराया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सिल्वेस्टर मेथड है, यह कृत्रिम श्वसन का एक तरीका होता है। सिल्वेस्टर मेथड में करते क्या है, सबसे पहले इसके स्टेप बाय स्टेप मतलब कि कई स्टेप में इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस विधि में सबसे पहले हम रोगी के ऊपरी भाग के कपड़े उतार कर या ऊपरी भाग के कपड़े ढीले कर देते हैं, मतलब ऊपर के साइड में जो भी कपड़े पहना रहता है उसको ढीला कर देते हैं, और रोगी को चित्त अवस्था में लिटा देते हैं, मतलब बिल्कुल फ्लैट करके उसको लिटा देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद रोगी के कंधे के नीचे तकिया देना चाहिए। रोगी के दोनों हाथों को पीछे लाकर कोहनियों को जमीन से स्पर्श करवाएं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब रोगी के दोनों हाथों या बाहों को मोड़कर उसकी छाती पर चित्र के अनुसार उसको मोड़कर दबाना चाहिए, इससे हवा बाहर निकलती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर इस वाले फिगर में किस प्रकार से एक व्यक्ति उसकी छाती को दबा रहा है ताकि अंदर की हवा जो है वो बाहर निकल आए। और ऐसा करने पर क्या होता है, रोगी को सांस आ जाता है और हवा बाहर निकलती है। और इस प्रकार दोनों क्रियाओं को 1 मिनट में 10 से 12 बार करना चाहिए। अब देखिए कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिल्वेस्टर मेथड में कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया कितनी बार करनी चाहिए, तो यही आंसर है आपका 10 से 12 बार करना चाहिए। तो ये होता है आपका सिल्वेस्टर मेथड। बाकी यहाँ पर हमने जितना लिखा है आप उतना ही लिखेंगे एग्जाम में भी और अपने नोट्स में भी। अब देखिए आपका अगला मेथड है अगला विधि जो है वो है सेफर विधि। सेफर विधि में देख सकते हैं चित्र में कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया किया जाता है। सेफर विधि में क्या होता है, इस विधि में रोगी को औंधे मुंह लेटाया जाता है, मतलब कि मुंह जो होता है उसका नीचे की साइड होता है, इस प्रकार रोगी को लेटाया जाता है। अब देखिए बाहों को सिर की तरफ करके रखा जाता है, और इस विधि में रोगी के ऊपरी भाग के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए। अब जो वो वस्त्र पहना रहता है अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसको ढीला कर देना चाहिए। अब सहायक व्यक्ति को रोगी की पीठ की तरफ बैठकर दोनों हाथों से उसकी पसलियों को दबाना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आप चित्र में दूसरे वाले इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से क्या करना चाहिए, रोगी की पीठ की तरफ बैठकर दोनों हाथों से उसकी पसलियों को दबाना चाहिए। अब देखिए जिससे रोगी के फेफड़े की हवा बाहर निकल जाती है, यह हवा नाक के रास्ते बाहर निकलती है। अब सहायक अपने हाथों को पसलियों से हटाकर रोगी की पीठ को दबाना चाहिए, और ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं 1 मिनट में 10 से 12 बार करना चाहिए, जब तक कि स्वाभाविक सांस आना शुरू न हो जाए। तो ये सेफर मेथड जो होता है इसको भी 10 से 12 बार करना चाहिए, और इसके स्टेप्स हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको करना चाहिए। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत दुर्घटना होने के कारण लिखिए,
एवं इससे बचाव किसी भी के इंडस्ट्री लिए में जब हम उपाय कोई की अचानक व्याख्या जब कोई कीजिए। अचानक या अप्रत्याशित मतलब तो जिसका चलिए कोई अब इसको पहले हम से कुछ अच्छे पता से ना हो, समझ अचानक लेते में हैं कोई ताकि घटना घट आपको जाती रटना है, ना पड़े। जिससे क्या होता है उस इंडस्ट्री में जो भी काम हो रहा होता है उसमें क्या होता है वो बाधित हो जाता है, काम वो अचानक काम रुक जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, एक्सीडेंट कहा जाता है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक्सीडेंट होता है एक अनप्लान्ड और अनकंट्रोल्ड घटना होती है, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी जो इंडस्ट्री में वर्कमैन होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको चोट लग जाता है। तो उद्योग में जो जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अक्सर इसी कारण से होती हैं कि उद्योग में जो भी मशीन वगैरह लगे होते हैं उनके जैसे गतिज भाग जो मतलब कि मूव करते हैं, जैसे गियर हो गया, बेल्ट, पुल्ली आदि के कारण ये सब एक्सीडेंट होता है। तो कहने का मतलब एक्सीडेंट जो है एक अनप्लान मतलब पहले से मतलब कि एबनॉर्मल होता है, मतलब अचानक से हो जाता है। और इसमें क्या होता है जो जो भी इंडस्ट्री में कार्य हो रहा होता है वो काम बाधित होता है, और जो श्रमिक उस इंडस्ट्री में कार्य कर रहे होते हैं, उस मशीन पर कार्य कर रहे होते हैं, उनको चोट लग जाता है। और जो इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स होते हैं वो मशीनों के गतिज भाग के कारण होते हैं। वैसे तो एक्सीडेंट का होने अगर हम चाहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसका कारण पता करना आवश्यक होगा कि एक्सीडेंट किन किन कारणों से हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कासेस ऑफ एक्सीडेंट के कौन कौन से कारण हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ एक्सीडेंट के कुछ कारण को निम्नवत किया है। तो दुर्घटना होने के निम्न कारण हो सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक की वजह से भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पर्सनल फैक्टर मतलब कि आप खुद भी गलती करेंगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। और तीसरा है अनसेफ एक्ट, कहने का मतलब अगर आप जो भी इंडस्ट्री में जो भी एक्टिव मतलब जो भी कार्य करना है उस हिसाब से आप काम नहीं करेंगे तो इसको बोला जाता है अनसेफ एक्ट, मतलब अनसेफ मतलब बिना सुरक्षित वाले कार्य करेंगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। और चौथा है आपका मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, तो मशीन के जो मूविंग पार्ट जैसे मैंने बताया गियर, पुल्ली, बेल्ट, तो इन सब की वजह से क्या होता है एक्सीडेंट हो सकता है। और अगला है अनसेफ फिजिकल कंडीशन, तो अगर इसको पहले ही बता चुके हैं, सेफ्टी रूल में आपको बता चुके हैं कि अगर आप इंडस्ट्री में कोई भी वर्कमैन या श्रमिक कार्य कर रहा है तो उसको मतलब कि हिसाब मतलब कि जिस हिसाब अपने हाथों में घड़ी वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये होता है आपका अनसेफ फिजिकल कंडीशन। तो अनसेफ फिजिकल कंडीशन की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है तो आपको बस इतना लिखना है कि कैसे ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के कौन कौन से कारण होते हैं, 3-4 कारण लिखना है और उन कारण को डिटेल में आपको समझाना है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक कासेस क्या होता है, पर्सनल फैक्टर, अनसेफ एक्ट, मूविंग पार्ट ऑफ ई मशीन। तो इस बारी बारी से इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक कॉसेस, मतलब कि विद्युत के कारण कौन कौन सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता चुके हैं सेफ्टी कोड में और सेफ्टी डिवाइसेस में बता चुके हैं। तो पहला यही हो जाता है आपका, अगर आप सुरक्षा जो सेफ्टी डिवाइस है उसका आप सही से उपयोग नहीं करेंगे तो ये जो दुर्घटना होगा वो विद्युत के कारण हो जाएगा, क्योंकि आप सुरक्षा जो सेफ्टी डिवाइस है उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो इसके कारण भी क्या होता है, विद्युतीय दुर्घटना हो सकता है। तो पहला एक यही रीज़न है जो विद्युतीय कारण से दुर्घटना हो सकता है। और अगला होता है कि आप जो सेफ्टी कोड किसी भी इंडस्ट्री में आपको बता चुके हैं, ये सेफ्टी कोड बनाए जाते हैं। ये जो होता है जो इंडस्ट्री होती है वो इसको अप्रूव करती है, या फिर राज्य सरकार या फिर स्थानीय लोग इसको अप्रूव करते हैं। तो अगर आप जो उचित जो सेफ्टी कोड है अगर आप उसका फॉलो नहीं करते हैं और खुद की सुरक्षा नहीं करते हैं तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। और अगला है आपका इसमें कि अगर जैसे कि जो सेफ्टी डिवाइस हो गया, जैसे विद्युत रोधी प्लास हो गया, पेचकस हो गया, और जो रबर के ग्लव्स होते हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे तो भी जो इलेक्ट्रिक की वजह से आपको दुर्घटना हो सकता है। तो इस प्रकार के जो दुर्घटना के रीजंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक कॉसेस के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है आपका व्यक्तिगत कारणों से दुर्घटना। तो व्यक्तिगत कारण में कौन कौन से कारण आते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। पहला देखिए रीज़न होता है इसमें आपका कि श्रमिक की आयु, अगर श्रमिक की आयु ज़्यादा है तो उस मतलब कि उस इंडस्ट्री में कार्य करने के लायक अगर वह नहीं है, उसका एज ज़्यादा हो गया है, तो इस कारण से भी दुर्घटना हो सकता है। अगर श्रमिक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भी दुर्घटना हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ रीजन हमने पॉइंट किए हैं, तो इन्हीं कारणों से भी जो ये व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत आते हैं, इनकी वजह से भी दुर्घटना हो सकता है। जैसे ज्ञान एवं कौशल, अगर पूरी जानकारी नहीं है श्रमिकों की कौन सा टूल कहाँ लगेगा, मशीन किस प्रकार से ऑपरेट होगा, तो भी दुर्घटना हो सकता है। लापरवाही एवं असावधानी की वजह से दुर्घटना हो सकता है। तो ये सब कारण है यहाँ पर, इनकी वजह से जो व्यक्तिगत कारण होते हैं ये व्यक्तिगत कारण के ही अंतर्गत आते हैं, इनकी वजह से दुर्घटना हो सकता है। अगला है आपका अनसेफ एक्ट मतलब कि ऐसी दुर्घटनाएं जो मशीन परिचालक, जैसे जो मशीन चलाता है उसके स्वयं के असावधानी से कहने मतलब अगर कोई वर्कमैन, कोई श्रमिक है वो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, अगर उसमें वो सुरक्षा नहीं बरतता है तो इसकी वजह से भी क्या होता है, असुरक्षित दुर्घटना मतलब कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
इसका में देखिए पहला पॉइंट इसमें है कि मशीनों को असुरक्षित गति पर चलाना, कि मतलब कि कोई भी मशीन होता है उसका एक निश्चित वो होता है कि इतनी आरपीएम पर आप उसको चला सकते हैं, तभी वो सेफ रोटेट करेगा। तो अगर इससे ज़्यादा अगर चलाते हैं तो वो भी क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। और अगर मशीन ओवरलोड हो जाता है कभी कभी, तो उसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। और मशीन के जो सेफ्टी टूल होते हैं उनका उपयोग नहीं करते, आप हाथ से ही कोई क्रिया करते हैं। जैसे होता है ना कभी कभी कि मशीन में कोई भी कुछ किसी भी मतलब कि कार्य को करने के लिए उनको टूल कर सकता है, लेकिन क्या करते हैं कोई कभी कभी श्रमिक उसको अपने हाथ से ही सही करने लगते हैं, तो इस वजह से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो ये सब होते हैं अनसेफ एक्ट, मतलब असुरक्षित क्रियाएं अगर आप किसी भी मशीन के साथ करते हैं तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब दुर्घटनाओं के जो रीजंस होते हैं उसमें अगला है आपका मशीनों के गतिज भाग। तो देखिए जो कभी कभी जो विद्युत संस्थान होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल कंपनी होती है, औद्योगिक संस्थान जो होते हैं, उसमें जो मशीन्स होते हैं उसके जो रोटेटिंग पार्ट होते हैं उनकी वजह से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जैसे रोटेटिंग पार्ट के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं, सॉफ्ट हो सकता है, बेल्ट हो सकता है, जो गियर होता है, ये सब रोटेटिंग पार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इन सबको क्या होना चाहिए, जो मशीन होते हैं उनमें इसको एक कवर से ढका रहना चाहिए। सॉफ्ट हो गया तो भी एक कवर से ढका होना चाहिए, गियर हो गया, बोल्ट हो गया, तो ये सब क्या है, रोटेटिंग पार्ट है। रोटेटिंग पार्ट के संपर्क में आने पर किसी भी वर्कमैन के साथ क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। तो ये सब क्या होना चाहिए। और जो आप मशीन देखेंगे उसमें जो पहिया होता है जिसे फ्लाई व्हील बोला जाता है, उसको भी क्या होना चाहिए, गार्ड कवर से ढके रहना चाहिए, अन्यथा इससे भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब देखिए इसमें आपका जो अगला रीजन है कॉसेज ऑफ एक्सीडेंट में, जो अगला है आपका वो है असुरक्षित भौतिक दशा, कहने का मतलब अनसेफ फिजिकल कंडीशन। तो अनसेफ फिजिकल कंडीशन जो होता है मतलब कि भौतिक दशा, जो हमारे आसपास का वातावरण है वो अगर कंपनी में काम करने के अनुकूल नहीं है तो भी दुर्घटना हो सकता है। कहने का मतलब जैसे कि अगर तापमान ज़्यादा हो जाता है तो जो उसमें वर्कमैन होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको कब कभी महसूस करने लगे तो भी ये दुर्घटना हो सकता है। और अगला है आपका तापमान का इतना ज़्यादा हो जाना कि जिससे वो पसीने से भीग जाए एवं सिर दर्द का शिकायत करने लगे। तो इन सब मतलब कि इन सब स्थितियों में श्रमिक जो होगा अपनी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य नहीं कर पाएगा, तो यही दशाएं जो होती हैं दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। और देखिए अगला इसमें है कि अगर जैसे कहीं से लाइट जो है, ज़्यादा लाइट पड़ रहा है तो आंखों पर जो क्या करेगा, आंखों पर इसको प्रभाव डालेगा। तो अधिक रोशनी में क्या हो सकता है, श्रमिक की आंखें चकाचौंध हो सकती हैं और उसका सिर दर्द करने लगेगा, तो इससे भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और जो इंडस्ट्री है आपका उसमें धूल, वाष्प और धुएं की उपस्थिति अगर है और तो वहाँ का वातावरण जो होगा शुद्ध नहीं रहेगा, इससे क्या होगा, दुर्घटना हो सकता है। तो ये सब कुछ असुरक्षित भौतिक दशाएं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर इतने पॉइंट है जो कि आपके क्लासेस ऑफ एक्सीडेंट मतलब कि दुर्घटना के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो 5 कारण हमने बता दिया आपको। पहला बताया अनसेफ फिजिकल कंडीशन, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनों के गतिज भाग की वजह से, अनसेफ एक्ट अगर असुरक्षित क्रियाएं करते हैं तो, व्यक्तिगत कारण की वजह से, और इलेक्ट्रिकल कॉसेज की वजह से। तो यहाँ पर इतने पॉइंट हमने बता दिया। अब देखते हैं जो कम मशीन के जो दुर्घटनाएं होने के कारण है, अगर उनका रोकथाम करना हो तो कौन कौन से प्रिवेंशन रूल अपनाया जाता है। तो देखिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम कई प्रकार के रूल्स बनाए जाते हैं, आपको बता चुके हैं पहले कि सेफ्टी कोड, उन सेफ्टी कोड को सबसे पहले आपको फॉलो करना चाहिए और जितने भी कारण हैं उनको वहाँ पर दूर कर देना चाहिए ताकि जो भी दुर्घटना है वो रुक सके। तो यहाँ पर देखिए आप हमने कुछ पॉइंट नोट किया है, ये जो है ये रूल्स हैं, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही दुर्घटनाओं से बच सकेंगे। तो ये जो नियम है इन्हीं नियम को फॉलो करना होगा ताकि दुर्घटनाएं रुक सके। तो देखिए सबसे पहला इसमें आपका सुरक्षित कार्यस्थल का अभिन्यास, मतलब सेफ वर्क प्लेस लेआउट। कहने का मतलब जहाँ पर आपका इंडस्ट्री हो वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए, ये भी दुर्घटना को रोकने का एक नियम है। अगला है आपका प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, और वहाँ का वातावरण ऐसा हो कि वहाँ पर कार्य किया जा सके। ये जो होता है उचित एवं अच्छा कार्यकारी दशा, तो इसको बोलते हैं यही। तो मतलब कि जो वहाँ का वातावरण होना चाहिए, वातावरण में किसी प्रकार का गंदगी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो श्रमिक होंगे उसमें उनको कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं जिससे दुर्घटना घटित हो सकता है। और इसमें देखिए अगला पॉइंट है आपका सेफ्टी डिवाइस यूज ऑन मशीन, मशीनों में लगाए जाने वाली सुरक्षा युक्ति, वहाँ पर पर्याप्त सेफ्टी टूल होने चाहिए ताकि किसी भी मशीन में कोई दिक्कत होता है तो उस सेफ्टी टूल की सहायता से उस मशीन को ठीक किया जा सके और दुर्घटना से बचा जा सके। अगला है इसमें देखिए पीपीडी, मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइस, जो भी सुरक्षा युक्तियाँ होती हैं उनमें से जैसे कि बेल्ट हो गया, आपका हेलमेट हो गया और सेफ्टी बेल्ट हो गया और रबर शूज़ हो गया और रबर ग्लव्स हो गया। तो ये सब कुछ सेफ्टी डिवाइस से इन डिवाइस को होना चाहिए वहाँ पर ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। और अगला है इसमें देखिए प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, करने का मतलब आग से बचाव के लिए जो अग्निशामक यंत्र होता है वहाँ पर भी उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का दुर्घटना हो या दुर्घटना से बचा जा सके। तो ये कुछ पॉइंट है यहाँ पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। तो इसी के साथ आपका आज का ये टॉपिक जो समाप्त होता है, कॉसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। बाकी इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो भी यहाँ पर आपको हम बताए हैं, क्योंकि देखिए एक्सीडेंट के कारण आपको कारण बता दिए और निवारण दोनों ही चीज़ें बता चुके हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुरक्षा कोड क्या होता है विद्युत से सेफ्टी कोड संबंधित का मतलब कार्य होता है करते सुरक्षा समय। कोड।
तो देखिए सुरक्षा कोड होता क्या है, जैसे किन आप सुरक्षा युक्तियों का इलेक्ट्रिकल प्रयोग इंडस्ट्री में किया किसी भी जाता है? तो इंडस्ट्री में जो चलिए भी अब हम श्रमिक इसको वर्गमैन जो समझते कार्य हैं। करते हैं उनको क्या होता है अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए। वैसे पहले बताते हैं सुरक्षा होता क्या है। सुरक्षा देखिए जैसे आप वर्कशॉप में सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर वर्कशॉप में कार्य किए होंगे, तो वर्कशॉप के अंदर जो होने वाली सामान्य दुर्घटनाओं से रोकने के लिए हम जो सावधानियां रखते हैं उसी को कहते हैं सुरक्षात्मक सावधानियां। तो देखिए जितनी भी कंपनी होती है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल संबंधित हो, चाहे किसी भी बिल्डिंग से संबंधित हो, प्रोसेस संबंधित कोई भी कंपनी हो, सभी कंपनी जो होती है अपने अपने लिए, अपने श्रमिकों के लिए, सुरक्षा के लिए सुरक्षा कोड बनाती है ताकि श्रमिक उसका पालन करें और उनको कोई दुर्घटना न हो। तो जैसे किसी भी इंडस्ट्री में जाते होंगे, आपको इस प्रकार का एक बोर्ड देखने को मिलता होगा, वहाँ पर सुरक्षा संबंधी कुछ रूल्स लिखे होते हैं, तो वही होता है सुरक्षा कोड। क्योंकि देखिए अगर सुरक्षा अगर नहीं रखेंगे तो एक छोटी सी असावधानी भी क्या होगा, बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है, और इससे जो आपके इंडस्ट्री में, जो आपके कंपनी में जो इक्विपमेंट होंगे उनको हानि पहुंचेगा, और आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होगी वो बाधित होगी, और श्रमिक की जान को भी खतरा रहता है। तो इस प्रकार से सेफ्टी कोड जो होता है बहुत आवश्यक होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो यही पर देखिए बताया गया है कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। सभी इंडस्ट्री अपने अपने सुरक्षा कोड निर्धारित करते हैं ताकि इंडस्ट्री में जो भी श्रमिक कार्य करते हैं उनकी सुरक्षा हो सके तथा तो दुर्घटना जो है ना हो सके। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिकल टाइप का अगर इंडस्ट्री हो तो वहाँ पर क्या होगा, अलग अलग सुरक्षा कोड निर्धारित किए जाएंगे, और सिविल से संबंधित कार्य हो रहा है तो वहाँ पर अलग सुरक्षा कोड निर्धारित किया जाएगा। तो जो सुरक्षा कोड होता है वो क्या करता है, इंडस्ट्रीज को निर्धारित करता है, या फिर स्थानीय लोग या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूव किया जाता है। तो अगर हम सेफ्टी कोड की डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से इसका दे सकते हैं कि सुरक्षा कोड जो होता है नियम का समूह होता है। आपको बताया ना, सुरक्षा कोड में नियम होते हैं, श्रमिक उस नियम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं अपने सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा कोड जो होता है वो नियम का समूह होता है जो कि इंडस्ट्री द्वारा निर्धारित किया जाता है। और सुरक्षा कोड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इंडस्ट्री के लिए सुरक्षा नियम बना के श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही जिस स्थान पर इंडस्ट्री है वहाँ के स्थानीय लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करना। जैसे अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, नए इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ के आपको सेफ्टी रूल अगर वहाँ पर नहीं लिखा रहेगा तो आप जाएंगे तो कोई भी दुर्घटना हो सकता है कि बिना की जानकारी के कोई उपकरण को छू देंगे या फिर कोई उपकरण को ऑन कर देंगे तो दुर्घटना हो सकता है। अगर वहाँ पर सुरक्षा कोड लगाया गया है तो आप देख के पढ़ सकते हैं उसको कि हाँ ये चीज़ में इसको हमको नहीं टच करना चाहिए, इसलिए खतरा से संबंधित है। तो ये सुरक्षा कोड का महत्व होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अब देखते हैं सुरक्षा कोड होते कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सुरक्षा कोड को हम लिखे हैं। यहाँ पर देखिए सामान्य सुरक्षा कोड जो है निम्न है। तो देखिए सबसे पहले सुरक्षा कोड में है कि किसी भी उपयंत्र को रिपेयर करने से पहले उसके सप्लाई को जो है कट कर देना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब अगर आप कोई भी मशीन या इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल से संबंधित है और आप उसकी सप्लाई, उसको जो रिपेयर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको सप्लाई से कट कर देना चाहिए। और दूसरा देखिए सुरक्षा कोड में लिखे हैं हम कि चालू अवस्था में परिपथ से दूर रहना चाहिए। कहने का मतलब सर्किट ऑन हो उस स्थिति में अगर रिपेयर न करना हो तो परिपथ से दूर रहना चाहिए। और तीसरा है, देखिए तीसरा पॉइंट है कि कार्य करते समय हमेशा एक हाथ का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है विद्युत उपयंत्र पर कार्य करते समय हाथ में घड़ी या अन्य वस्तुओं को नहीं पहनना चाहिए। ये चीज़ आप लोग तब भी पढ़े होंगे जब वर्कशॉप में प्रैक्टिस करते होंगे कि वर्कशॉप में प्रैक्टिस करते समय भी सावधानियां रखा जाता है, और उसमें क्या होता है कोई हाथ में कोई भी घड़ी, जैसी घड़ी अन्य वस्तु को न पहने, नहीं तो क्या हो सकता है मशीन में ये फंस कर दुर्घटना का कारण बन सकता है। और साथ ही जो यूनिफॉर्म पहनते हैं कार्य करते समय वो ढीला ढाला होना चाहिए, बहुत चुस्त नहीं होना चाहिए। फिर देखिए इसमें अगला है सभी विद्युत उपकरणों का भूसंपर्कन किया जाना चाहिए। सभी जितने भी विद्युत उपकरण उनका अर्थिंग किया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है आपका, अगर यदि किसी उपकरण से असामान्य आवाज़ आ रही है तो उसे तुरंत विद्युत परिपथ से अलग कर देना चाहिए और रिपेयर के लिए भेज देना चाहिए। तो जैसे कि कोई भी उपकरण, जैसे आप वर्कशॉप में देखे होंगे लैथ मशीन होती है और कई प्रकार की मशीनें लगी होती है, तो अगर उनको ऑन करने पर एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, असामान्य आवाज़ आ रहा है, तो हमें सप्लाई से उसको कट कर देना चाहिए और उसको रिपेयरिंग के लिए भेज देना चाहिए। फिर देखिए अगला पॉइंट है इसमें किसी फाल्टी सर्किट को ऑन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई भी उपकरण पहले से शॉर्ट सर्किट हो चुका है या फिर उसमें फॉल्ट जैसी समस्या है तो उसको ऑन नहीं करना चाहिए, मतलब खराब उपकरण या खराब मशीन को ऑन नहीं करना चाहिए। और आठवां पॉइंट है इसमें चालू अवस्था में परिपथ पर कार्य करने से पहले हाथ सूखे होने चाहिए। कहने का मतलब कोई भी मतलब कि उपकरण हो गया इंडस्ट्री में, उसको कभी भी गीले हाथों से उसको टच नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित होने की संभावना होती है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक जो है लग सकता है। अगर आपने क्या है जो जूते होते हैं, इंसुलेटेड जूते होते हैं, अगर आप वो नहीं पहने हैं और गीले हाथ से अगर किसी मशीन को टच कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अगला पॉइंट है अगर किसी उपयंत्र के ऊपर पानी या कोई रसायन गिर जाता है तो सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में कोई कार्य कर रहे हैं और गलती से किसी मशीन पर पानी गिर जाता है तो भी सप्लाई को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पानी क्या होता है, पानी की वजह से आपको भी करंट लग सकता है।
और देखिए अगला पॉइंट है इसमें, उच्च वोल्टता पर विद्युत संबंधी कार्य करते समय उच्च वोल्टता की सप्लाई बंद कर देना चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं, पोल पर चढ़ के जो ओवरहेड लाइन गई होती है वो हाई वोल्टेज की होती है, तो उन पर भी कार्य करते हैं। तो उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि कार्य करने से पहले हाई वोल्टेज संबंधी इलेक्ट्रिकल अगर वर्क हो तो सबसे पहले हाई वोल्टेज की जो सप्लाई होती है उसको बंद कर देना चाहिए। और उसको बंद करने के साथ साथ सेफ्टी डिवाइस का भी यूज़ करना चाहिए। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होते हैं, सेफ्टी बेल्ट हो गया, इन सब का प्रयोग करना चाहिए ताकि अगर सप्लाई आ भी जाए तो आप खतरे से बच जाएं। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है कि कटी हुई वायरिंग पर इंसुलेटेड टेप लगा देना चाहिए। तो अगर वायरिंग जो है आपको, जैसे अगर घरों में कोई वायरिंग संबंधित कार्य कर रहे हैं तो अगर कोई भी वायर कटा हुआ है तो उस पर इंसुलेटेड टेप लगा देना चाहिए, नहीं तो अचानक में आप उसके संपर्क में आ सकते हैं और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और अगला पॉइंट है इसमें, यदि किसी कहीं पर वायरिंग में लूज कनेक्शन है तो उसे टाइट कर देना चाहिए। आपको पता है लूज कनेक्शन में क्या होता है, जो आपका रेगुलेशन उसमें नहीं होता है। जो वायरिंग अगर लूज होगा तो उसमें रेगुलेशन नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूटी उसमें नहीं होता है। इसलिए अगर कोई वायरिंग कहीं पर वायरिंग में लूज कनेक्शन है तो उसको हमको टाइट कर देना चाहिए। फिर अगला पॉइंट देखिए इसमें, बिजली से संबंधित कार्य करते समय मेन स्विच जो है बंद कर देना चाहिए। ये भी बिल्कुल ईजी है। और अगला पॉइंट है, बैटरी को हमेशा चार्जिंग रूम में ही चार्ज कर देना चाहिए। और जो बैटरी है उसको, ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप वगैरह में हर प्रकार के शॉप होते हैं तो जो वहाँ पर बैटरी चार्ज करने का चार्जिंग रूम हो वहीं पर इसको चार्ज कर देना चाहिए। और देखिए अगला पॉइंट इसमें, मशीनों के मूविंग पार्ट के नज़दीक से निकले हुए तार को सही से दबाना तथा बांधना चाहिए ताकि मशीन में आकर कटे नहीं। जैसे कि मान लीजिए जो आपका कोई मशीन है और यहाँ से वायर जो है यहाँ से निकला है, सॉरी देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका मशीन है इस प्रकार से और ये वायर जो है यहाँ से निकला है, तो जहाँ से वायर निकलता है उसको सही से दबाना चाहिए ताकि यही वायर जो है फंसकर मशीन में न चला जाए और कोई दुर्घटना हो जाए। तो इस प्रकार से इसका भी ख्याल रखना चाहिए। फिर देखिए अगला पॉइंट इसमें, सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को अर्थ कर देना चाहिए ताकि कोई करंट का झटका महसूस न हो। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं, सभी को अर्थिंग कर देना चाहिए ताकि जो लीकेज करंट होता है और अन्य करंट वो क्या हो, अर्थ में चला जाए और आपको झटका महसूस न हो। तो ये आपका सेफ्टी कोड जो है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, आपको बता दिए सेफ्टी कोड क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो सेफ्टी कोड का इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में या फिर कोई भी अगर आप मतलब कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस या रिपेयर सब में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सेफ्टी कोड का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को या फिर एक श्रमिक को सेफ्टी रूल का, सेफ्टी कोड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सावधानी हटने पर दुर्घटना घट सकता है। वर्कमैन सेफ्टी डिवाइस का मतलब होता है कि किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी में या कोई भी प्रोसेस या कोई भी, जैसे कि बिल्डिंग्स का काम चल रहा है, उसमें जो श्रमिक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, कार्य करते हैं, उन्हीं को वर्कमैन बोला जाता है। और उनकी सुरक्षा के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं वर्कमैन सेफ्टी डिवाइस। तो सेफ्टी का मतलब क्या है, आप पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, और सेफ्टी कोड क्या होता है ये भी बताया था। देखिए इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी कार्य होता है उसको करते समय जो भी वर्कमैन होते हैं उनको अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए। और ये रूल हर जगह फॉलो होता है कि सावधानी हटने पर दुर्घटना घट सकती है, और एक छोटी सी असावधानी जो है बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। इससे आपके जो आप जिस इंडस्ट्री में या जिस कंपनी में या जिस प्रोसेस में आप काम कर रहे हैं उसके इक्विपमेंट को हानि पहुंच सकता है, और इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या होगा, इससे बाधित होगा, और श्रमिक जो वर्कमैन होंगे, श्रमिक होंगे, उनके जान के खतरा हो सकता है। इस प्रकार से सेफ्टी डिवाइस का बहुत महत्व है। और आप लोगों ने देखा ही होगा सेफ्टी डिवाइस, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया आपको कि जैसे आपने देखा होगा जहाँ पर सिविल से संबंधित कार्य होता है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, वहाँ जितने भी श्रमिक होते हैं उनके सिर पर आप लोगों ने हेलमेट देखा होगा, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, वर्कमैन सेफ्टी डिवाइस है। और हाथों में आप जो दस्ताने पहनते हैं इलेक्ट्रिक से संबंधित कार्य करने के लिए, वो भी क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस ही होता है। तो इस प्रकार से श्रमिक के लिए कुछ सेफ्टी डिवाइस होते हैं, वही इस टॉपिक में आपको जानना है कि कौन सा सेफ्टी डिवाइस किस काम के लिए होता है और वो किस मटेरियल का बना होता है, कब उसको उपयोग करना चाहिए, यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में देखना है। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत उपकरण या विद्युत लाइन पर कार्य करते समय अचानक इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए निम्न सुरक्षा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेफ्टी डिवाइस की बात करें तो सेफ्टी डिवाइस बहुत सारी होती हैं, तो अगर आप सबके बारे में पढ़ेंगे तो कम से कम बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब 5-10 पेज भर जाएगा सेफ्टी डिवाइस से। तो यहाँ पर जो कुछ मेन होते हैं, मुख्य सेफ्टी डिवाइस, यहाँ पर वही बताएं आपको, और अगर आप इतना ही एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो देखिए सेफ्टी डिवाइस में सबसे पहला जो मुख्य सेफ्टी डिवाइस है आपका वो है रबर ग्लव्स। इलेक्ट्रिक के काम करते समय, इलेक्ट्रिक से संबंधित कार्य करते समय उसमें क्या करना चाहिए, आपको रबर ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। तो रबर ग्लव्स का प्रयोग कब करना चाहिए, देखिए जब 90 वोल्ट से अधिक वाली सप्लाई पर कार्य करने की आवश्यकता हो तो हाथों में ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए। ग्लव्स क्या करता है, आपको ग्लव्स जो होता है तारों में होने वाले लीकेज करंट व विद्युत झटके से बचाता है। और इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो काम करते हुए पर आमतौर पर 3 प्रकार के दस्ताने पहनते हैं और सभी का एक विशेष कार्य होता है। कहने का मतलब जब भी आप 90 वोल्ट से अधिक सप्लाई वाली लाइन पर आप कार्य करें, उस साइट पर काम करें, तो आपके हाथों में
ग्लव्स जो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक ग्लव्स या सेफ्टी डिवाइस ग्लव्स जो होता है उसको होना चाहिए। और जो नॉर्मल ग्लव्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं 3 प्रकार के दस्ताने पहनते हैं, और सभी जो ग्लव्स होते हैं सभी का अलग अलग कार्य होता है। मतलब सभी का सुरक्षा जो कोई कोई मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट से सुरक्षा देगा, कोई आपको जलने से बचाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ग्लव्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्लव्स देखिए बताए हैं। पहला है आपका देखिए रबर इंसुलेटेड ग्लव्स। जो रबर इंसुलेटेड ग्लव्स होता है ये आपको क्या करता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक शॉक। तो यह वोल्टेज और इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, क्योंकि ये रबर का बना होता है। जो आपका ग्लव्स होता है, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, जो ग्लव्स होता है वो रबर का बना होता है, और रबर जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें करंट का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो जो रबर वाले इंसुलेटेड ग्लव्स होते हैं आपके, वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक और वोल्टेज, ओवर वोल्टेज अगर हो जाता है या वोल्टेज से करंट लगता है आपको, तो उससे आपको ये प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए जो आपका अगला ग्लव्स है, जो अगला ग्लव्स का टाइप है वो है लेदर प्रोटेक्टर ग्लव्स। ये जो लेदर प्रोटेक्टर ग्लव्स होता है ये क्या करता है आपको, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कट्स एंड बर्न्स। तो कहीं पर जैसे वायर कटा हुआ है, उसी में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लग सकती है, और आग लगने से आपके हाथ जो होते हैं वो जल सकते हैं। तो ये क्या करता है, कट्स एंड बर्न से मतलब कि आग से आपके हाथों को सुरक्षा प्रदान करता है। और देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि रबर के ग्लव्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक शॉक और विद्युत प्रवाह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि लेदर के ग्लव्स जो होते हैं वो आग और पंक्चर वाउंड्स, मतलब किसी प्रकार का आपको घाव न लगे, इससे क्या करते हैं, सुरक्षा का एक और लेयर प्रदान करते हैं। कहने का मतलब जो आपका जो रबर वाला ग्लव्स होता है वो इलेक्ट्रिक शॉक और वोल्टेज से आपको प्रोटेक्ट करता है, और जो आपका लेदर वाला ग्लव्स होता है वो क्या करता है, आपको कट्स एंड बर्न और फिर पंक्चर वाउंड से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर हमने जो भी बताया वही आप नोट्स में भी लिख लीजिए। हमारे पास इसी टाइप का नोट्स भी है, लेकिन नोट्स से नहीं पढ़ाकर एक पीडीएफ टाइप का नोट्स बनाकर आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आए। अब देखिए अगला ग्लव्स का जो टाइप है वो है आपका लाइनमैन वर्क ग्लव्स। जो लाइनमैन वर्क ग्लव्स होता है ये क्या करता है, ये आमतौर कोई भी काम करो आप, चाहे इलेक्ट्रिक से संबंधित कार्य करो चाहे न करो, उसमें क्या करिए आप, अगर साइट पर हैं, जैसे साइट पर आप काम करें, चाहे वो सिविल से संबंधित कार्य हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित कार्य हो, तो किसी भी प्रकार के जो ग्लव्स होते हैं, सबसे जनरल ग्लव्स होता है, नॉर्मल ग्लव्स होता है, ये इसका क्या करते हैं, लाइनमैन इसका हमेशा उपयोग करते हैं। देखिए इसमें लिखे हैं टू प्रोटेक्ट द हैंड्स व्हेन नॉट वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। कहने मतलब आप जब इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब साइट पर हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इस ग्लव्स को पहन सकते हैं। क्योंकि देखिए लाइनमैन जो होता है वो पेड़ों पर चढ़ते समय या अन्य कार्य करते समय या ट्रेडिशनल या पारंपरिक कार्य करते समय ग्लव्स पहनते हैं। ये ग्लव्स जो होते हैं नियमित कार्य करते समय हाथों की रक्षा करते हैं। तो जैसे एक सामान्य ग्लव्स होता है उसको पहनता है आदमी तो कई प्रकार से आपको सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसी प्रकार से लाइनमैन के लिए भी लाइनमैन वर्क ग्लव्स होता है, वो आप कभी भी पहन सकते हैं, वो आपको हर प्रकार से सुरक्षा करेगा। तो ये थे आपका रबर के ग्लव्स, और रबर के जो आपका रबर ग्लव्स होता है वो कितने टाइप का होते हैं तो ये आपको हमने बता दिया। तो यही चीज़ आपको नोट्स में भी लिखना है। अब देखिए जो अगला वर्कमैन सेफ्टी डिवाइस है वो है आपका सेफ्टी फॉर हेड। अब हाथों की सुरक्षा के लिए हमने रबर के ग्लव्स का प्रयोग किया, उसमें भी 3 टाइप के ग्लव्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार के सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब दूसरा है देखिए आपका वो है सेफ्टी फॉर हेड, मतलब सिर की सुरक्षा के लिए हम सेफ्टी हेलमेट का प्रयोग करते हैं। देखिए जो हेलमेट होता है वो क्या होता है, जब भी आप किसी ऐसे स्थान पर कार्य करना आपको आवश्यक हो जहाँ ओवरहेड लाइन पर कोई कार्य जो है प्रगति हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, यदि हमारे सिर पर गलती से लाइव कंडक्टर या अन्य कोई भारी वस्तु गिर जाता है तो हमको क्या होगा, हेड की सुरक्षा हो सके। कहने मतलब जैसे कभी कभी होता है ना, हमको ओवरहेड लाइन पर पोल पर चढ़कर काम करना होता है, तब भी आपको हेलमेट पहन कर रखना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे लाइव कंडक्टर वायर के संपर्क में आ जाते हैं तो भी आपको शॉक लग सकता है, और आपके सिर पर कुछ भी गिर जाए तो भी आपको चोट लग सकता है। तो इससे क्या होता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो हेलमेट जो है आपका, ये भी एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है, और ये मुख्य होता है। जैसे जैसे आपको दस्ताने पहनना बहुत आवश्यक होता है, उसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन या लाइन इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर हेलमेट बहुत आवश्यक होता है। अब आपका अगला जो सेफ्टी डिवाइस है वो है सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट भी आप लोगों ने देखा होगा, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं सेफ्टी बेल्ट। यहाँ पर देखिए सेफ्टी बेल्ट जो होता है, जब कभी हम इलेक्ट्रिक के पोल पर कार्य करना आवश्यक हो तो सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट के उपयोग से ऊंचाई पर कार्य करना जो होता है आसान हो जाता है। सेफ्टी बेल्ट के साथ हेलमेट का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। देखिए यहाँ पर सेफ्टी बेल्ट के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन क्या होता है, अगर जानते हैं उसके बारे में, अगर लिखने की अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो एग्जाम में लिखना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर वही कंटेंट हम आपको दिए हैं ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। तो सेफ्टी बेल्ट में लिखना क्या आपको है कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी सभी इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर कार्य करना होता है तो हमको सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो सेफ्टी बेल्ट जो होगा वो आपको नीचे गिरने नहीं देगा। और सेफ्टी बेल्ट के उपयोग से हम ऊंचाई पर भी काम कर सकते हैं। और सेफ्टी बेल्ट के साथ हेलमेट का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का दुर्घटना से बचा जा सके। अगर सेफ्टी बेल्ट के साथ आप हेलमेट का प्रयोग कर सकते हैं तो ये डबल सेफ्टी कहलाएगा आपके लिए, क्योंकि एक तो सेफ्टी बेल्ट भी पहने हैं और हेलमेट भी लगाए हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं घटेगा आपके साथ। अब देखिए जो आपका अगला सेफ्टी डिवाइस है वो है
रबर बूट या आप कह सकते हैं आप इंसुलेटेड बूट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमको कि इलेक्ट्रिकल के किसी ऐसे साइट पर या इलेक्ट्रिकल संबंधित ऐसे कार्य करना पड़ता है जहाँ पर नमी होता है। तो वहाँ पर नमी होता है, अगर वहाँ पर हम कार्य करते हैं तो किसी भी प्रकार से अर्थिंग की वजह से या अगर लीकेज करंट होता है तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। या फिर अगर ऐसे ही सोच लीजिए आप हाथों में दस्ताने पहने हैं और इलेक्ट्रिक वायर पर से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक वायर जो है आपके हाथ से छूट जाता है, आपके पाँव पर गिर गया, तो आप वहाँ पर आपका पाँव तो इंसुलेटेड नहीं है या फिर आपने पाँव में रबर का बूट तो नहीं पहना है, तो आपके पाँव से आपको क्या करेगा, करंट लग सकता है, इससे दुर्घटना घट सकती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हाथ में दस्ताने होने चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए अगर ऊंचाई पर कार्य कर रहे हैं, हेलमेट भी होना चाहिए, साथ में रबर के बूट जिसे इंसुलेटेड बूट भी बोला जाता है ये आपके साथ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा गया, लाइव लाइन पर कार्य करते समय जिस प्रकार से हाथों की सुरक्षा दस्ताने करते हैं वैसे ही पाँव की सुरक्षा रबर बूट करते हैं। जब कोई लाइव कंडक्टर हमारे हाथ से छूट जाए और पाँव पर गिर जाए तो हमें विद्युत झटका लग सकता है। यदि पाँव में इंसुलेटेड जूते हों तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो जो रबर बूट होता है, इंसुलेटेड बूट कहें, ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है और इस पर इलेक्ट्रिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक या मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट से हमको क्या करता है, बचाता है, हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। अब देखिए आपका जो अगला सेफ्टी डिवाइस है वो है प्रोटेक्ट आइज। तो प्रोटेक्ट आइज देखिए क्या होता है, जो प्रोटेक्ट आइज है वो जैसे वेल्डिंग से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं हम तो वहाँ पर प्रोटेक्ट ग्लासेस का प्रयोग करते हैं। देखिए जो हमारी आंखें होती है, कोई भी श्रमिक उसकी आंखें ही सबसे क्या होती है, मुख्य होती है। तो हम आंखें हमारे शरीर का सबसे जटिल और नाजुक अंग होता है। हर दिन दुनिया भर में लगभग 600 से अधिक लोग काम के दौरान आंखों की चोट का सामना करते हैं। तो आप सोच सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो 600 से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं आंखों से। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको ग्लासेस का प्रयोग करना चाहिए। जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब वर्कमैन बिल्डिंग करता है तो एक वहाँ पर विशेष प्रकार का चश्मा होता है या फिर एक शील्ड होता है, वो आपको क्या करता है, आंखों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्रोटेक्ट आइज के लिए हम ग्लासेस का प्रयोग करते हैं, ये भी एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि वर्कमैन सेफ्टी डिवाइस मतलब सुरक्षा कर्मियों के लिए जो सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं उसके बारे में, तो आप कम से कम 5 डिवाइस लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत अनुरक्षण एवं मरम्मत में प्रयुक्त औजार एवं उपयंत्र को समझाइए। तो ये पहले चैप्टर का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले चैप्टर में ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम चैप्टर 2 में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर में कौन कौन से हम या फिर रिपेयर वर्क एसेसरीज जो या होता फिर है इक्विपमेंट यूज उसमें करते हैं कौन उसके नाम लिखना है और उसके बारे में डिटेल में बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नाम हम जानना है डिटेल में आपको, समझते उनके हैं। कार्य जानना है। तो देखिए जितने भी प्रकार के इंस्टॉलेशन क्या होते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं इंस्टॉलेशन क्या होता है, मेंटेनेंस और रिपेयर, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखिए इंस्टॉलेशन जो होता है, किसी भी प्रकार के मशीन को आप एक जगह पर स्थापित करते हैं ताकि वह एक ही स्थान पर रख कर हम उसको ऑपरेट कर सकें, तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। और मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस देखिए किसी भी जब मशीन का आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो उसके बाद वो हमेशा मतलब 1 साल या 2 साल तक हमेशा उसी अवस्था में वो नहीं चलेगा, उसमें कुछ खराबी भी आएगी। तो वो हमेशा मतलब चलित अवस्था में रहे या फिर अपने 100% इफिशियंसी पे वो वर्क करे, इसके लिए हम उसका मेंटेनेंस करते हैं। और मेंटेनेंस में बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता होती है, बहुत सारे एसेसरीज़ की आवश्यकता होती है। और रिपेयर क्या होता है, रिपेयर जो होता है जैसे किसी भी मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया तो रिपेयर में हम उस मशीन के पार्ट को बदल देते हैं। तो रिपेयर में भी हमको कई प्रकार के टूल्स की आवश्यकता होती है। बिना टूल्स के, बिना एसेसरीज़ के हम न तो इंस्टॉलेशन, न तो मेंटेनेंस और ना ही रिपेयर वर्क कर सकते हैं। तो हमको यही जानना है कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क में कौन कौन से टूल्स, एसेसरीज़ और इंस्ट्रूमेंट जो है प्रयोग होते हैं। तो ये बार मैं नोट्स के रूप में आपको बताए रहे कि सभी प्रकार के इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क में बिना उपकरण के नहीं हो सकते हैं, इसलिए मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के लिए टूल्स और एसेसरीज का होना आवश्यक है। अब देखिए मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए निम्न टूल्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कौन कौन से टूल्स हैं उनके नाम देख लीजिए, इसके बाद इसके हम सभी जो भी जितने भी टूल हैं उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए निम्न टूल का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला है स्क्रू ड्राइवर, जिसे आप सामान्य भाषा में पेचकस भी कहते हैं, और कटिंग प्लायर, जिसे आप प्लायर भी बोला जाता है। तीसरा है आपका नोज प्लायर, और चौथा है आपका सिंगल इंडेड स्पैनर, जिसे रिंच भी बोला जाता है शायद, इस प्रकार से ऐसे रहता है। सिंगल इंडेड स्पैनर होता है, एक डबल इंडेड होता है। डबल इंडेड में क्या होता है, इस प्रकार से होता है, इसको डबल इंडेड स्पैनर बोलते हैं। और इसके बाद होता है फिटर वाइस होता है, इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है, हैमर होता है, हैक्सा होता है। तो ये सब टूल्स हैं जो कि हम मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के लिए यूज़ करते हैं।
इसके अलावा भी देखिए टूल्स, देखिए इलेक्ट्रिकल में जितने भी मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क होते हैं उसमें मतलब कि उसकी वर्क के लिए बहुत सारे टूल्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मुख्य टूल के बारे में बताया है। अगर आप केवल टूल्स ही पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कम से कम इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने कुछ मुख्य के लिए बताया है और वही आप पढ़ लीजिए, वही नोट्स में भी लिख लीजिएगा। तो हमने बताया सिंगल एंडेड स्पैनर बताया, फिटर वाइज और इलेक्ट्रिक टेस्टर, हैमर का भी प्रयोग किया जाता है, हैक्सा हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, वायर गेज, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर और इलेक्ट्रिक टेप। तो कहीं ना कहीं ये सब जो जितने भी टूल्स हैं आप लोगों ने वर्कशॉप में देखा होगा, इतना तो आपको पता होगा कि ये कौन से टूल्स हैं और क्या काम करते हैं। अब हम इन सभी टूल्स को डिटेल में देखते हैं कि इनका काम क्या होता है और इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है टूल जो है वो है स्क्रू ड्राइवर, जिसे पेचकस भी कहा जाता है। तो स्क्रू ड्राइवर देखिए क्या होता है। स्क्रू ड्राइवर जो है एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए कार्य किया जाता है। इसे पेचकस भी कहते हैं। एक पेचकस में एक हैंडल, एक शाफ्ट होता है और यह एक टिप के साथ समाप्त होता है। इसका शाफ्ट जो होता है वो कार्बन स्टील का बना होता है। इसका हैंडल जो होता है कठोर लकड़ी या प्लास्टिक का होता है। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हम करते हैं स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए। तो इसका देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं, इसको हैंडल बोला जाता है। इसको हैंडल बोला जाता है। ये कठोर लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है और ये जो होता है आपका शाफ्ट होता है। शाफ्ट जो होता है कार्बन स्टील का बना होता है और यहाँ पर आगे की साइड यहाँ पर एक टिप होता है जिसकी सहायता से हम स्क्रू को कसते हैं या तो ढीला करते हैं। तो ये होता है आपका स्क्रू ड्राइवर। अगला टूल है आपका प्लायर्स। तो प्लायर्स क्या होता है, देखिए प्लायर जो होता है आपका हाथ से, यह जो होता है हाथ से चलने वाला टूल है, इसे प्लास भी कहा जाता है। इसकी सहायता से तार को काटना, छीलना व मोड़ने का कार्य किया जाता है। इसकी सहायता से छोटे छोटे जॉब का मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़, जैसे कोई भी वस्तु हो गया, मान लीजिए कोई भी वस्तु हो गया, उसको पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो आपका प्लायर है उसके पार्ट दिए गए हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका प्लायर्स है। और प्लायर जो है कौन सा प्लायर है, प्लायर में भी कई प्रकार के प्लायर आते हैं। तो ये जो यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा है ये कर्तन प्लायर है। कर्तन मतलब ये काटने वाला प्लायर, कटिंग प्लायर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटे तार को काटने के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह दिया गया है। इससे हम क्या करते हैं, मोटे तार को इससे काटा जाता है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बीच में बना है इससे पतले तार को काटा जाता है। और ये जो स्पेस है यहाँ पर दोनों इसके जबड़े खुल रहे हैं, ये किसी जॉब को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो आपका प्लायर होता है वो प्लायर किस चीज़ का बनाया जाता है, यह कास्ट स्टील या कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, जबड़ा, हैंडल, रिवेट। और प्लायर्स भी आपको हमने बताया कि अपने कार्य के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, जैसे लॉन्ग नोज प्लायर हो गया, स्लिप जॉइंट प्लायर हो गया, साइड कटिंग प्लायर, डायगोनल प्लायर। तो ये कई प्रकार के प्लायर होते हैं। एक जो आपको लॉन्ग नोज प्लायर बताया, उसकी जहाँ पर नोज जो होती है, नोज ऐसे कई लंबी नोज होती है ताकि वह किसी भी मतलब कि जो जहाँ पर ये प्लायर नहीं पहुँच पाता है उसके लिए हम लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो आप बुक में देखे होंगे दिया गया होगा प्लायर कई प्रकार के होते हैं, तो आप सब प्लायर को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम मेनली एक प्लायर के बारे में बता दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं। अगर टूल्स ही पढ़ाते रहेंगे तो फिर ये हमारी सब्जेक्ट भी नहीं खत्म हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला टूल है आपका स्पैनर। स्पैनर देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। स्पैनर अगर एक साइड रहता है तो उसको सिंगल एंडेड स्पैनर बोलते हैं, और अगर ये दोनों साइड रहता है तो उसको डबल एंडेड स्पैनर बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर देखिए स्पैनर क्या होता है, नट बोल्ट को कसने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे स्पैनर कहते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखा गया बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा गया ताकि आप समझ सकें। तो नट बोल्ट को कसने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे स्पैनर बोलते हैं। स्पैनर में देखिए एक सिरे या दोनों सिरे पर जबड़े होते हैं। एक सिरे वाले जबड़े को सिंगल एंडेड स्पैनर बोला जाता है, और यह जबड़े जो होते हैं रिंग के समान खुले होते हैं। जैसे इस प्रकार से रिंग होता है, इसे खुले हुए होते हैं। देखिए इसके रिंग वाले भाग को उपयुक्त नट या बोल्ट में लगाया जाता है। जैसे ये वाला भाग खुला है तो यहीं पर क्या करेंगे, नट या बोल्ट को लगाएंगे और दूसरे सिरे पर हाथ द्वारा बल लगाकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। स्पैनर जो होता है वेनेडियम स्टील पदार्थ का बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पैनर दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, आपका सिंगल एंडेड स्पैनर है, ये इसका हेड है। और यहीं पर क्या करेंगे, नट बोल्ट को लगाएंगे और इस पर क्या करेंगे, प्रेशर दम बल लगाकर इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं 15 डिग्री 15 एंगल दिया गया है। तो यहाँ पर 15 भी होता है और ज़्यादा भी होता है, जिस प्रकार से हमको टूल्स की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से लेते हैं। और यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं ये डबल एंडेड स्पैनर है। और ये जो इसका जो ये स्पैनर है, इसका जो मटेरियल है ये वेनेडियम स्टील पदार्थ का बनाया जाता है।
अब देखिए अगला टूल है आपका फिटर वाइज। तो फिटर वाइज आप लोगों ने देखा ही होगा। फिटर वाइज क्या होता है, आप लोगों ने इसको वर्कशॉप में जरूर देखा होगा। फिटर वाइज किसी भी प्रकार के जॉब को पकड़ने के लिए करने के लिए क्या करते हैं, वर्कशॉप में इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्कशॉप में जॉब को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग किए जाते हैं उसे वाइज कहा जाता है, और वाइज के द्वारा ही स्क्रैपिंग, मशीनिंग आदि प्रक्रियाएँ की जाती हैं। वाइज क्या करता है, जॉब को एक ही स्थान पर जकड़ कर रखता है, जिससे जॉब पर हम कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रकार का एक फिटर वाइज का यहाँ पर चित्र है। इसमें देख सकते हैं इसी के बीच क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर हम इसको पहले फैला देते हैं, इसके जबड़े खुल जाते हैं। जब इसके बीच हम जिस भी जॉब पर हमको काम करना होता है उसको वहाँ पर रख देते हैं, और इसको क्या करता है, जकड़ कर पकड़े रखता है, और उस जॉब पर हम फिनिशिंग या मशीनिंग का जो भी कार्य होता है उसको कर लेते हैं। और यहाँ पर इसका ये हैंडल है, और यहाँ पर ये फोर्स करके जबड़ा है इसका। अब देखिए अगला टूल है आपका हैमर। तो हैमर क्या है, जैसे बड़ी बड़ी कीलों को ठोकने के लिए हम क्या करते हैं, धातु या पीटने के लिए, मोड़ने के लिए हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपका, इसका भी कई जगह प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे हैमर हो गया, तो बड़ी बड़ी कीलों को ठोकने के लिए, धातु को पीटने के लिए, मोड़ने के लिए हैमर का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आप बहुत लंबा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया है, ताकि इतने ही लिखने से आप समझ जाएंगे कि इसके आगे क्या क्या आपको लिखना है। अगला टूल है आपका इलेक्ट्रिक टेस्टर। तो इलेक्ट्रिक टेस्टर क्या है, यह ऐसा टूल होता है जो किसी सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का, जो आप टेस्टर देखे हैं उसी टेस्टर की यहाँ पर बात हो रही है। वो क्या करता है, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति का पता लगाता है, और यह एक तरफ से फेज वायर से जुड़ा होता है, न्यूट्रल हमारी बॉडी से रहता है। तो कुछ इस प्रकार का आपका जैसे होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है। इलेक्ट्रिक टेस्टर कुछ इस प्रकार से होता है। तो जो यहाँ पे उंगली रखे रहते हैं हम लोग, वो मतलब न्यूट्रल जो होता है हमारी बॉडी से रहता है, और फेज जो होता है उसको, फेज तो आगे वाला सिरा जो होता है टेस्टर का, उससे हमको फेज मिलता है। और यहाँ पर देखिए अगला टूल है आपका पोकर। तो पोकर क्या होता है, ऐसा नोकदार औजार जो लकड़ी पर पेंचों के लिए छेद करने का कार्य करता है, पोकर कहलाता है। जो मतलब सॉफ्ट लकड़ी होती है, इससे सॉफ्ट लकड़ी होती है, उनके लिए क्या करते हैं, उसको छेद करने के लिए हम पोकर का इस्तेमाल करते हैं। और पोकर जो होता है बहुत नोकदार औजार होता है। अब देखिए आपका जो अगला टूल है वो है ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन के बारे में आप लोग जानते होंगे। ड्रिल मशीन जो होता है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, कठोर से कठोर धातुओं के अंदर छेद करने के लिए किया जाता है। अगला टूल है आपका वायर गेज। तो वायर गेज क्या होता है, देखिए वायर गेज जो होता है स्टील की बनी एक डिस्क होती है, कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है, इस प्रकार से रहता है। इसमें क्या होते हैं, ऐसे खांचे बने होते हैं, ऐसे इस प्रकार से होता है। ऐसे आपने देखा होगा, चित्र में भी आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से होता है। देखिए तो वायर गेज जो होता है स्टील की बनी एक डिस्क होती है। इसके परिधि पर मतलब इसके किनारों पर कई आकार के खांचे बने होते हैं, और इन खांचों पर क्या होता है 0 से लेकर 36 तक अंक जो होते हैं अंकित होते हैं। अब मोटर वाइंडिंग में जो वायर प्रयोग होते हैं उसके वायर गेज को जानने के लिए क्या करते हैं, उन तारों को क्या करते हैं, गेज को नापने के लिए तारों के प्रत्येक खांचे में जो आपके वायर गेज होते हैं उसके खांचे में वायर को घुसा कर देखते हैं, और जिस नंबर पर तार सही से प्रवेश करता है उस खांचे का नंबर ही तार का गेज होता है। तो वायर गेज ही एक इंपॉर्टेंट टूल है। किसी भी जब मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो हमें वायर का गेज नापने की जरूरत होती है, तो वायर गेज की सहायता से उसको हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में जो भी टूल्स प्रयोग होते हैं उनमें काफ़ी सारे टूल्स का नाम और उनके कार्य बता दिया है। जैसे यहाँ पर नोट्स में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो हमने लिखा है वही आप भी लिख सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर के बारे में बता दिया, कटिंग प्लायर के बारे में भी बता दिया, और यहाँ पर देखिए आपको नोज प्लायर के बारे में नहीं बताया, एक बार बता देते हैं। नोज प्लायर क्या होता है, नोज प्लायर जो होता है यह फ्लेक्सिबल व छोटे आकार के तारों को काटने के काम आता है। यह अपनी लंबी नोज के कारण कार्य कर सकता है। यह स्टील का बना होता है। आपको बता दें जो नोज प्लायर होता है वो नॉर्मल प्लायर की तरह होता है, लेकिन इसकी जो नोक होती है ना, इसकी नोक काफ़ी लंबी होती है। तो इसलिए क्या होता है, ये कई स्थानों पर क्या करता है जहाँ पर नॉर्मल प्लायर नहीं पहुँच पाता है, ये अपनी लंबी नोज के कारण वह कार्य कर सकता है। आपको यहाँ पर सिंगल इंडेड स्पैनर भी बता दिया, फिटर वाइज भी बता दिया, इलेक्ट्रिक टेस्टर, पोकर, हैमर भी बता दिया, और हेक्सा आपने देखा ही होगा। हेक्सा का प्रयोग, हेक्सा जो होता है इसे लोहा काटने की आरी करती है, जिससे लोहा काटा जाता है उसे क्या बोलते हैं, हेक्सा बोला जाता है। तो अब तक हमने टूल्स के बारे में जाना। अभी तक हम जो आपको बता रहे थे वो टूल्स थे जिसका प्रयोग इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर में किया जाता है। अब जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं जिसका प्रयोग हम इंस्टॉलेशन, यहाँ पर जो IMR लिखा है इसका मतलब है इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायर्ड होती है इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है मल्टीमीटर। देखिए मल्टीमीटर क्या होता है, देखिए मल्टीमीटर जो होता है एक ऐसा उपकरण होता है जो कई भौतिक राशि जैसे धारा हो गया, वोल्टता हो गया, प्रतिरोध, करंट, वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस आदि को मापने के काम में आता है। यह एनालॉग व डिजिटल जो है दोनों हो सकता है। तो मल्टीमीटर आपने देखा होगा, उसकी सहायता से हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मापते हैं। और मल्टीमीटर जो होता है एनालॉग मल्टीमीटर भी हो सकता है और डिजिटल मल्टीमीटर दोनों हो सकता है।
अब यहाँ पर देखिए दूसरा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, वो है मेगर। मेगर क्या होता है, यह एक प्रकार का हाई रेजिस्टेंस मापने का यंत्र होता है। इसका प्रयोग हम 1 मेगा ओम से अधिक रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग इंसुलेशन टेस्ट के लिए भी किया जाता है। तो मेगर जो होता है, अगर हमको 1 मेगा ओम से अधिक रेजिस्टेंस को मापना हो तो मेगर का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम इंसुलेशन टेस्ट के लिए भी करते हैं। इसको आपने EIM में पढ़ा होगा, 3rd सेमेस्टर में शायद ये सब्जेक्ट है, यहाँ उसमें मेगर आपने पढ़ा होगा। अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका LCR मीटर। LCR मीटर क्या है, L से होता है इंडक्टेंस, C से कैपेसिटेंस और R से रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, ये मेजर द इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट है, किसी भी कंपोनेंट का इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को मापता है। अब देखिए यहाँ पर अगला आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ओम मीटर। ओम मीटर क्या होता है, यह किसी कंपोनेंट के प्रतिरोध को मापता है। रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। और जो वोल्ट मीटर है इसका क्या काम है, यह क्या करता है, यह 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापता है। देखिए यहाँ पर हमने बहुत थोड़ा सा लिखा है, क्योंकि वोल्ट मीटर के बारे में आप काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं कि वोल्टेज क्या है, वोल्ट मीटर कैसे मापता है, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो केवल टूल्स के बारे में जानना है कि कौन सा टूल्स क्या होता है, क्या काम करता है, तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिखा है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका वाट मीटर। तो वाट मीटर क्या है, जैसे यह किसी सर्किट में पावर को मापता है। पावर को मापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। और आवृत्ति मीटर जो है वो किसी धारा की आवृत्ति को मापता है। तो अगर एग्जाम में भी आएगा तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करके आएगा कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर में कौन कौन से टूल्स, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है, उनके नाम लिखिए, उनके कार्य लिखिए। तो अगर 6-7 लिख देते हैं तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो अभी तक हमने आपको 2 चीज़ें बता दिया। एक बता दिया टूल्स, एक हमने आपको बताया कि टूल्स कौन कौन से प्रयोग होते हैं, और दूसरा आपको बता दिया कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से प्रयोग होते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। अब बारी है आपकी, जो आपका अगला टॉपिक है वो है इक्विपमेंट, कि इक्विपमेंट कौन कौन से प्रयोग होते हैं, या फिर कह लो एसेसरीज कौन कौन से प्रयोग होते हैं इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में। ठीक है, तो देखिए जो जैसे आप जब सब स्टेशन का इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें कई प्रकार के एसेसरीज़ का प्रयोग होता है, जैसे कौन कौन से, या फिर इक्विपमेंट का लो या फिर एसेसरीज़ का लो, मेंटेनेंस और रिपेयर में रिक्वायर्ड होती है इनका। तो यहाँ पर देखिए सर्किट ब्रेकर सबसे पहला है। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में आप लोग अभी पिछले ही सेमेस्टर में पढ़े होंगे, 5th सेमेस्टर में SGP में, तो उसके बारे में लिख लीजिएगा। यहाँ पर केवल हम हेडिंग वाइज करके बता दे रहे हैं आपको। सर्किट ब्रेकर हो गया। ट्रांसफार्मर के बारे में लिख लेना कि क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। और सर्किट ब्रेकर क्या करता है, किसी भी सर्किट को मेक एंड ब्रेक करने का कार्य करता है। और तीसरा है आपका पैनल बोर्ड, और चौथा है केबलिंग, और आपका 5वां है जनरेटिंग सेट्स जो होते हैं, इसका भी प्रयोग इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में करते हैं। कॉन्टैक्टर का भी प्रयोग किया जाता है, एनक्लोजर का प्रयोग किया जाता है, और रिले जो होते हैं उसके भी प्रयोग किए जाते हैं, स्विचेस के प्रयोग किए जाते हैं, और सेफ्टी प्रोडक्ट जो हो गए उतने उसका प्रयोग किए जाते हैं। और अन्य भी कई मेंटेनेंस एंड रिपेयर टूल होते हैं जिनका प्रयोग हम इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर में करते हैं। तो इनके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने केवल हेडिंग के बारे में बता दी। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि रिपेयर, मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन में कौन कौन से उपकरण यूज़ किया जाता है, तो आप एक ही में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलेशन के लिए अलग उपकरण लिखेंगे, मेंटेनेंस के लिए अलग और रिपेयर के लिए अलग। आपको इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर के बारे में थोड़ा समझा देना है कि उपकरण की आवश्यकता होती है। इसके बाद उस सारे उपकरण के नाम और उनके कार्य भी लिख देना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये मैराथन क्लास समाप्त होता है, क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा, इसलिए हमने केवल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाया है। अब जो दूसरा वाला मैराथन क्लास आएगा उसमें हम IMRE के चैप्टर 2 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया उसका सोल्यूशन बता देंगे। और यहाँ पर आज का जो पहला चैप्टर था उसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अब आप बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे। बिल्कुल 1 घंटे में आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया, बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ऐसे दूसरा मैराथन क्लास आएगा और तीसरा, तो इसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद UEE के लिए भी नोट्स या फिर क्लास प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में।